नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजनीति और खासकर मोदी जी की राजनीति पहले जैसी नहीं रही है। और ये जो 11 साल का पॉलिटिकल हनीमून था बीजेपी के लिए या मोदी जी के लिए, ये अब खत्म हो रहा है, अब ये ढल रहा है। और आने वाला सितंबर का महीना मोदी जी के लिए वाकई अहम है। लेकिन उसके बाद जो नवंबर का महीना है, नवंबर का मोदी जी के लिए कयामत का महीना है। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, करो या मरो की स्थिति होगी, डू और डाई सिचुएशन। अब नवंबर की बात तो मैं आगे करूँगा, पहले सितंबर की बात कर लेते हैं। सितंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 4 दिन पहले आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि नेता जब 75 बरस का पूरा हो, 75 ईयर्स कंप्लीट करे तो रिटायर हो जाना चाहिए। इशारा सीधे सीधे मोदी जी की तरफ था। और 17 सितंबर को मोदी जी 75 बरस के पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो बड़ी बात है वो ये है, या थोड़ी सी राहत की बात कह लीजिए, कि बीजेपी का प्रेशर नहीं है, पार्टी का प्रेशर नहीं है, आरएसएस के चीफ का एक सुझाव है। तो मोदी जी को खुद डिसाइड करना है 17 तारीख को कि कुर्सी छोड़ें या कुर्सी ना छोड़ें। यानी सितंबर का महीना आप कह सकते हैं प्रेशर जरूर है, मॉरल प्रेशर, लेकिन चीज़ें मोदी जी के कुछ बस में हैं। तो दोस्तों, सितंबर का महीना तो मोदी जी के बस में है थोड़ा थोड़ा, लेकिन नवंबर का जो महीना आ रहा है मोदी जी के बस में कुछ भी नहीं। आप कह सकते हैं सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। और इसीलिए मैंने कहा था कि सितंबर से कहीं ज़्यादा भारी होने जा रहा है नवंबर। और क्यों होने जा रहा है? क्योंकि बिहार में क्रूशल चुनाव, बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन है। आप कह सकते हैं एक राजनीति का एक नया मोड़ वहाँ से शुरू होगा, बिहार से, जब नवंबर में नतीजे सामने आएंगे। और जो ज़मीनी सच्चाई है, जो सर्वेज आ रहे हैं, पॉलिटिकल सर्वेज आ रहे हैं, ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं, भले वो बीजेपी ना करा रही हो, लेकिन अंदर से जो पोल पार्टी करा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, इशारे साफ हैं कि चुनाव फंसता चला जा रहा है। और ऐसा लग रहा है मोदी जी के हाथ से बिहार निकल ना जाए। 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, चंद सेकंड मुझे दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर पे। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है वोटर लिस्ट का फैक्टर। वोटर लिस्ट दरअसल अमित शाह का गेम प्लान बताया जाता है। और वो अपने बड़े चहेते ऑफिसर ज्ञानेश कुमार, जो कभी अमित शाह के साथ थे और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके ज़रिए एक ऐसा प्लान डिवाइस किया गया था जहां पर गरीब तबके के, ओबीसी के, ईबीसी के वोट बड़े पैमाने पर कटने के चांसेस थे। अब ये जो दांव चला, ये उल्टा पड़ गया बीजेपी को। और आप कह सकते हैं कि हर वोटर परेशान है, क्योंकि रोज़ नए फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं स्थिति बीजेपी के अगेंस्ट जा रही है बड़े लेवल पर। और दूसरा फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बीजेपी के ट्रम्प कार्ड थे, हालांकि लालू और तेजस्वी के भी ट्रम्प कार्ड रहे, वो जिसके पास ये ट्रम्प रहा वही बाजी जीता। लेकिन ये ट्रम्प कार्ड फिलहाल अब किसी मतलब का नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है। नीतीश जी की सेहत नहीं ठीक है। एक तरह से आप कह सकते हैं ट्रेजेडी है उनके करियर में कि जब वो एकदम शबाब पर थे, शबाब पर हैं, तब उनके साथ ये हुआ। तो नीतीश कुमार की जो सेहत है, तबीयत नासाज है, बिगड़ती जा रही है। और बहुत सी अंदर से जो खबरें आ रही हैं, शायद नीतीश कुमार सारी रैलीज भी ना कर पाए। तो ये स्थिति है और ये एक तरह का झटका है एनडीए के लिए। तीसरा फैक्टर है, क्योंकि बिहार कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है चुनाव। मोदी जी ने जिस तरह से हड़बड़ाहट में जाति जनगणना की घोषणा की, उसने बिहार का जो अपर कास्ट वोटर है, जो सवर्ण वोटर है, उसको नाराज़ किया। जो बेस वोटर है, पंडित हो गए, ठाकुर हो गए, भूमियार हो गए और बाकी कास्ट हैं, वो नाराज़ हैं, अपर कास्ट। और कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वही जो बेस वोट है उसमें दरार डाल रहे हैं, उसमें सेंध लगा रहे हैं। तो जो बचा खुचा वोट है उसको प्रशांत किशोर ले जा रहे हैं। बीजेपी टर्मोइल में, प्रॉब्लम में है। तो दोस्तों, एक तरफ एनडीए की जो हालत है बहुत अच्छी नहीं है, बीजेपी और जेडीयू की, और दूसरी तरफ जो महागठबंधन है, इंडिया अलायंस हम कहते हैं जिसे, दिल्ली में राहुल गांधी और तेजस्वी की जो जोड़ी है वो क्लिक कर रही है। उनकी सभाओं में, मीटिंग्स में भीड़ बढ़ रही है। और इस पर मैं आगे विस्तार से बात करूंगा कि आखिर क्या फैक्टर्स हैं जहां राहुल और तेजस्वी क्लिक कर रहे हैं, मोदी से एक एज क्यों है उनको। अब दोस्तों, जो ज़मीनी लक्षण हैं, ज़मीन पर जो लक्षण दिख रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि बीजेपी यानी एनडीए की हालत ठीक नहीं है। मोदी जी की जो ग्रिप है
कमज़ोर होती जा रही, ढीली पड़ती जा रही। हालांकि वो फिर से बिहार के दौरे पर निकल रहे हैं, अमित शाह भी काफ़ी वहाँ प्लान कर रहे हैं, बीजेपी सारी ताकत झोंकना चाहती है, इलेक्शन कमीशन की मदद लेना चाहती है, कुछ भी क्लिक नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि नवंबर में मोदी जी के लिए अच्छे परिणाम नहीं। अगर बिहार में एनडीए हारती है तो एक सेटबैक तो होगा, मोदी जी के लिए एक प्रॉब्लम तो होगी इमर्ज। लेकिन इससे बड़ी प्रॉब्लम, चुनाव हारने से कहीं ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि नीतीश की कुर्सी छोड़ते ही जेडीयू टूट सकती है। दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम फॉर मिस्टर मोदी। मोदी जी के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत दिख रही है वो जेडीयू में स्प्लिट है। जेडीयू आफ्टर नीतीश कुमार टूट सकती है। दोस्तों, सच्चाई ये भी है कि जेडीयू और टीडीपी की मदद से, ऑक्सीजन से ही मोदी जी की सरकार चल रही है। टीडीपी के 16 सांसद हैं, जेडीयू के 12 सांसद हैं, और अगर आप टोटल करें तो 28 सांसद हैं, 28 एमपीज़ हैं। इसमें 12 सांसद जो हैं वो जेडीयू के। अगर जेडीयू में स्प्लिट होता है तो सबसे बड़ी चीज़ ये देखनी पड़ेगी कि क्या मोदी जी 12 के 12 सांसद होल्ड करते हैं, उनका मर्जर करा लेते हैं, या पार्टी जो है लल्लन सिंह या संजय झा के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ मोदी और शाह को सपोर्ट करती है, या फिर कई सांसद छिटक के आरजेडी में जा सकते हैं। और खासकर जो सांसद हैं, जी हाँ 12 सांसद हैं, एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली, उसमें ज़्यादातर सांसद ईबीसी, अति पिछड़ा दलित, ये सामाजिक समीकरण है। कितने सांसद मोदी के साथ रहेंगे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप लोकसभा की स्थिति देखें तो बीजेपी 240 पर खड़ी है। मोदी जी चाहते थे कि इस गिनती को 240 को कम से कम 260, 265 पर ले जाएं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। नंबर एक, शिंदे की पार्टी ने बीजेपी के साथ कोई मर्जर नहीं किया। शिंदे वैसे भी, एकनाथ शिंदे वैसे भी नाराज़ चल रहे हैं, जिनके 7 सांसद हैं, क्योंकि मोदी जी ने उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज की तारीख में शिंदे साइडलाइन है और सामने जो हैं वो उद्धव और राज ठाकरे खड़े हैं। उधर चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं और एनडीए में वो भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा कि चिराग पासवान भले ही अपने को मोदी जी का भक्त कहें, सच्चाई ये, अंदर की सच्चाई ये कि जितना परेशान अमित शाह और मोदी ने किया, पार्टी तक तोड़ डाली चिराग पासवान की, उतना परेशान शायद ही एनडीए में किसी को किया हो। तो चिराग पासवान यूँ तो सामने हैं, लेकिन अगर उन्हें सत्ता का ऑफर आता है, समीकरण बदलने पर पाला बदल सकते हैं। जी हाँ, चिराग पासवान पाला बदल सकते हैं सही वक्त पे। एक और फैक्टर है शरद पवार। शरद पवार, ऐसा लगता था कि वो इंडिया अलायंस को छोड़कर एनडीए में जा रहे हैं। उनकी बेटी को जिस तरह से तरजीह दी गई, मोदी ने अभी जो फॉरेन डेलीगेशंस भेजे, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एनसीपी का मर्जर हो जाएगा, और मर्जर होने के बाद शरद पवार के जो सांसद हैं वो मोदी जी को सपोर्ट कर देंगे, मोदी जी की गिनती बढ़ जाएगी। शरद पवार अभी भी समर्थन को लेकर चुप हैं। तो अगर आप पूरी स्थिति देखें तो शिंदे साहब नाराज़ चल रहे हैं, चिराग पासवान नाराज़ चल रहे हैं, जेडीयू टूट के कगार पे खड़ी है, और सबसे बड़ा जो लफड़ा है वो नायडू साहब ने खड़ा कर दिया। नायडू साहब ने तो एक तरह से अल्टीमेटम दे दिया मोदी जी को कि हम आपकी वोटर लिस्ट का जो खेल है मानते ही नहीं, सीधे चिट्ठी लिख दी। तो नायडू बाबू नाराज़ हैं, नीतीश कुमार की जो सेहत है नासाज है, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और शरद पवार हैं जो आना नहीं चाहते मोदी जी के पास। आप मोदी जी की ताकत समझ सकते हैं लोकसभा में। अल्पमत में थे, अल्पमत में है, बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अब दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात, आखिरी जो वोटिंग हुई वो वक्फ बिल को लेकर हुई लोकसभा में, राज्यसभा में। और लोकसभा में जहाँ से सरकारें चलती हैं, जहाँ सरकारें गिरती हैं, लोकसभा में ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी को 300 वोट मिलेंगे, एनडीए को कितने मिले? एनडीए को वोट मिले उस दिन 288 मिले, यानी बहुमत के निशान से सिर्फ 16 ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि अगर 17-18 सांसद किसी भी दिन इस पाले से उस पाले में आ गए, एनडीए से इंडिया अलायंस की तरफ चले गए, मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आंकड़े जाहिर करेंगे। और शायद इसीलिए बिहार जीतने के लिए सारी ताकत झोंक दी, और ये जो वोटर लिस्ट का खेल था ये भी इसी को जहन में रख के हुआ था, जो दांव उल्टा पड़ गया। और अगर बिहार नहीं जीतते हैं तो सच्चाई है सदन की, लोकसभा की, कि उल्टी गिनती शुरू हो सकती है मोदी जी की कुर्सी की।
अब दोस्तों जो सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि क्या बीजेपी की हालत बिहार में वाकई ख़राब है, और अगर ख़राब है तो फिर नवंबर में क्या होने जा रहा है। नवंबर में क्या होने जा रहा है। दो खास मेहमान हैं, दोनों ही एक्सपर्ट हैं बिहार के। उमाकांत लखेड़ा साहब हैं, अभिषेक कुमार हैं, डेटा पे काफ़ी गहरी निगाह रखते हैं। मैं चाहता हूँ इन दोनों को आप सुनिए। मेरी बात तो आपने सुन ली, इनको भी सुने, एक दूसरा ओपिनियन लीजिए और फिर तय करिए नवंबर में क्या होने जा रहा है। मेरा जो सवाल है लखेड़ा साहब, कि आप देख रहे हैं कि नायडू बाबू अचानक नाराज दिख रहे हैं, और अगर आप नीतीश कुमार देखें तो वो नासाज दिख रहे हैं, तबीयत नासाज है। अगर ये चुनाव जिस तरह के लक्षण हैं कि हार गए, अगर मोदी जी, बीजेपी हारती, एनडीए हारती है, तो जाहिर तौर पर ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई नीतीश की पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है। तो एक बैसाखी नाराज है, दूसरी बैसाखी का भविष्य नहीं नवंबर के बाद। तो मोदी जी कहां खड़े हैं लकड़ा साहब, मोदी जी फिर कहां खड़े हैं? देखिए, मोदी जी की जो हालत है वो तलवार की धार पर वो खड़े हैं इस समय, और उनके लिए आगे आगे कुआं पीछे खाई है। इसलिए बिहार का चुनाव इसलिए क्रूशल है कि बिहार के चुनाव में अगर नीतीश को और अगर ये वापस नहीं आते पावर में, और एनडीए को अगर बढ़त हासिल नहीं होती सिरकार बनाने के लिए, जिसकी संभावना लग रही है मुझे को, मैं चूंकि बिहार घूम के आया तो मुझे संभावना है उसकी लग रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में मोदी जी के लिए मुश्किल ये होगी कि अगर वो हारे तो उनकी राष्ट्रीय स्तर पर जो फिजा है वो फिजा बुरी तरह प्रभावित होगी। और चंद्रबाबू नायडू ऐसी दशा में अपनी जो, चूंकि वो खिलाड़ी है, बड़े शातिर और तेज दिमाग के खिलाड़ी हैं, तो वो अपना जो बार्गेन का जो शिकंजा है, पावर में हिस्सेदारी का शिकंजा, राष्ट्रीय राजनीति में एम्बिशन का शिकंजा, भाई वो हो सकता है कि प्रधानमंत्री के दावेदार थे वो एक किस्म से बनी रहे थे मेरे सामने तो प्रधानमंत्री चंद्रबाबू नायडू, तो वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनना चाहेंगे? वो कहेंगे भैया ऐसी हालत है, मैं सपोर्ट तब करूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बनाइए। और मोदी जी की जो हालत है आरएसएस के भीतर, उनकी जो हालत है बहुत कमजोर हो गई है। बिहार चुनाव ये रास्ता बताएगा, दिखाएगा कि मोदी जी 2027 अपने पद पर बने रहेंगे या कोई बगावत का सैलाब झेलेंगे। बीजेपी आरएसएस स्पॉन्सर्ड बगावत, जिसमें कम से कम 20 एमपी ने तो इधर से इधर होना है। 20 एमपी अगर बीजेपी के त्याग पत्र देते हैं और अब टकराव बढ़ता है, जैसे टकराव इसलिए भी बढ़ने वाला है कि अभी आरएसएस में जो मेरे सूत्र है उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने जब काम नहीं किया, ऐसे ही बिहार में जो टकराव चल रहा है, लोग काम नहीं करेंगे आरएसएस के लोग बिहार में। तो कौन इनका कैडर है बिहार में? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी का एक बड़ा तबका जो है, और खुलकर बात दोस्तों करनी चाहिए, बड़ा तबका यानी जो अपर कास्ट है, जो पंडित है, जो ठाकुर है, जो लाला है, काइस्थ है, भूमिहार है, उसको लग रहा है कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोदी जी जाति जनगणना करा देंगे। वो नाराजगी है जिसको कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर उस वोट बैंक को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक और बात ये कह रहे हैं कि भाई स्थितियां जो हैं, लखेड़ा साहब बड़े तजुर्बे वाली आंखें हैं इनकी, ये कह रहे हैं कि साहब आगे कुआं है और पीछे खाई है मोदी जी के लिए, फंस गए हैं नवंबर के महीने में। अभिषेक बाबू भाई, ये तो सही बात है कि स्थितियां तो बड़ी खराब है, और ये जो वोटर लिस्ट का जो मामला है वो तो एक तरह से कंगाली में जैसे कहते हैं आटा गीला, वो बीजेपी का हाल हो गया। ये बाकी जो बची खुची कसर थी वो इसने पूरी कर दिया। हर वोटर अब परेशान है, कहीं ना कहीं सरकार के मुखालिफ होता हुआ दिख रहा है। मैं एक चीज पूछ रहा हूं कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ मिस्टर नीतीश कुमार सर? नवंबर के बाद नीतीश कुमार का फ्यूचर क्या, मैं ये जानना चाह रहा हूं। दीपक जी, नीतीश कुमार और जेडीयू की स्थिति वही है कि तेरे नाम से शुरू, तेरे नाम पे खत्म। इस चुनाव के बाद जेडीयू की स्थिति आप देखिए, अगर सत्ता मिल गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी खुदा न खास्ते कहीं बन गई, तो सत्ता खींच जाएगी जेडीयू की, चाहे इस बैसाखी के सहारे खींचे या उस बैसाखी के सहारे, लेकिन जेडीयू खत्म है। जनता दल यूनाइटेड की बिहार में खत्म है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, मैं आपने बहुत बड़ी बात करी, आपने कहा जेडीयू खत्म है। एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल कर रहा हूं, क्योंकि आप नीतीश कुमार के कैंप के साथ काफी क्लोज रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या नीतीश कुमार बाउंस बैक कर सकते हैं, और बाउंस बैक का मतलब उनकी सेहत इंप्रूव हो सकती है, कोई ऐसे चांसेस हैं, या आपको भी लगता है कि नवंबर के बाद
मामला खत्म है। 70 पार के बाद सेहत इंप्रूव नहीं होती है। जॉर्ज फर्नांडिस को भी देखा गया, अटल बिहारी वाजपेयी को भी देखा गया, बहुत सारे नाम है, आप देख सकते हैं। इस तरह से सेहत इंप्रूव होने के चांसेस कम होते हैं। हम आप सभी चाहते हैं नीतीश कुमार दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, जितने दिनों तक सेवा कर सकते हैं राज्य की या पार्टी की या राजनीति की करते मतलब पॉलिटिकली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, पॉलिटिकली वो चैप्टर क्लोज हो रहा है, ये बात तो करीब करीब तय है। लेकिन नरेंद्र मोदी की परेशानी भी तो देखिए, जिसे कप्तान बनाया वो चारों तरफ से बिहार में घिर रहा है। जो बिहार बीजेपी के कैप्टन है दिलीप जायसवाल, आप देख रहे हैं उनकी क्या स्थिति है। आज स्थिति ये है, आज मैंने चर्चा सुनी है कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं परसों बिहार, पटना एयरपोर्ट पर शायद वो अगवानी करने के लिए भी ना जाए, ये चर्चा सुनने में आ रही है। चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री के सामने उनके ना ले जाया जाए, जिस ढंग से मामला सामने आ गया है मेडिकल कॉलेज का। तो भारतीय जनता पार्टी को तो आगे कुआं पीछे खाई है। एक तरफ सहयोगी दल की सेहत का ठिकाना नहीं है, सहयोगी दल के नेता की सेहत का ठिकाना नहीं है, वहीं अपनी पार्टी जो पिछलग्गू बनी हुई है, बी टीम बनी हुई है, अब लगता है कहीं किसी की सी टीम तो नहीं बन जाएगी। क्योंकि जब कप्तान ही सवालों के घेरे में हो तो फिर टीम की परफॉर्मेंस की कहां से आप उम्मीद कर सकते हैं। एक बड़ी बात आपने कही कि मोदी जी के लिए एक और मोर्चा जो है वो जो उनके लिए काफी परेशानी का सबब बन सकता है, वो है कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, ये एक मेडिकल कॉलेज के चक्कर में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं और प्रशांत किशोर सड़क सड़क पर, हर चौराहे पर वो आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो भ्रष्टाचार के भी आरोप लग रहे हैं और तमाम आरोप लग रहे हैं। नीतीश कुमार का फ्यूचर इन्होंने कहा अभिषेक का नहीं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था, क्या नीतीश कुमार के बाद, क्योंकि पार्टी में कोई उत्तराधिकारी नहीं, कौन नीतीश कुमार के पास होगा किसी को नहीं पता कि नीतीश कुमार के बाद कौन। क्या आपको लगता है कि नवंबर के बाद अगर बीजेपी चुनाव हारती है या जीतती भी है, चलिए मान ले, तो क्या नीतीश कुमार अगर राजनीति में नहीं लौटते हैं, जैसा कि उनकी सेहत से हमको लग रहा है जिस तरह से डिटेरिएशन है, क्या पार्टी स्प्लिट हो जाएगी? जेडीयू पार्टी स्प्लिट होगी, एक दिल के टुकड़े हजार होंगे, कुछ इधर गिरेंगे कुछ उधर गिरेंगे, ऐसी स्थिति हो सकती है जेडीयू की नवंबर में? क्योंकि एक चीज याद रखना है अभिषेक जी, जेडीयू ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है मोदी जी को, ऑक्सीजन वहीं से मिल रही है। बैसाखी है, ये बैसाखी डगमगा जाएगी नवंबर के बाद। देखिए जेडीयू की जो स्थिति है वो नवंबर के बाद तो डगमगानी तय है। अगर जेडीयू खराब परफॉर्मेंस करती है तो पार्टी यही खत्म है, अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो जेडीयू किसके साथ जाएगी ये जेडीयू ही जानती है। स्प्लिट हो सकता है, ये जेडीयू में स्प्लिट की बात तब आती है जब जेडीयू खराब परफॉर्मेंस कर देती है। जेडीयू यदि अच्छा परफॉर्म करती है तो एनडीए स्प्लिट हो सकता है, क्योंकि जेडीयू की जो ड्रीम रही है वो आप सभी जानते हैं, उमाकांत लखेड़ा जी बेहतर जानते हैं। जेडीयू की ड्रीम रही है कि वो आरजेडी के साथ अलायंस में सरकार चलाए और आरजेडी असेंबली में उसकी जूनियर पार्टनर हो, छोटी पार्टी हो, ताकि एक स्टेबल अलायंस चले, सेकुलर अलायंस स्टेबल चले, उसमें आरजेडी छोटी पार्टी हो जी। और ये ड्रीम उसकी फुलफिल हो सकती है। जी जी लखेड़ा साहब, हमने मान लिया, आप भी एग्री हैं, मैं भी एग्री हूं कि नीतीश कुमार का फ्यूचर नहीं है, ये हम पर इस पर बहुत बहस हो चुकी है। मैं कह रहा हूं कि नवंबर के बाद जेडीयू में स्प्लिट की बातें हो रही हैं, जेडीयू टूट सकती है। क्या जेडीयू का एक धड़ा बीजेपी में होगा और एक धड़ा समाजवादी धारा की तरफ होगा, ऐसा आपको लगता है नवंबर के बाद? बिल्कुल होगा। देखिए, बिल्कुल जो समाजवादी धारा के जो लोग हैं, जो राजनीतिक विरासत जिसको आगे बढ़ाया नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में, और जो सबसे बड़ी ताकत है नीतीश कुमार की, वो ताकत किसी भी सूरत में बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। मुझे लग रहा है कि 90% जो सपोर्ट बेस है नीतीश कुमार का, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, नीतीश कुमार का राजनीतिक रूप से उनको विश्राम करना पड़ा चुनाव के बाद, तो वो अपना नया भविष्य भारतीय जनता पार्टी में नहीं बल्कि आरजेडी माले कांग्रेस अलायंस में देखेगा। और आप ये देखना इलेक्शन के बाद क्या होगा कि स्प्लिट होने के बाद कुछ लोग जो अपर कास्ट जो वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को आइडेंटिफाई करता है, वो बीजेपी के साथ जाएगा। और ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में बहुत कम है, और जो हैं भी वो आइडेंटिफाइड है, चाहे वो संजय झा हो, चाहे वो ललन कुमार हो, चाहे कोई एक दो लोग और है। जी लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि एक स्प्लिट हो सकता है, और ये जो स्प्लिट है इसमें जो ओबीसी, ईबीसी और समाजवादी धारा के लोग हैं, मुस्लिम हैं, सेकुलर हैं, ये अलग हो जाएंगे, और जो अपर कास्ट है, आप कह सकते हैं
लल्लन सिंह हैं, संजय झा टाइप के लोग हैं, ये बीजेपी के साथ रहेंगे, जैसे आज चिपके हुए हैं, आज गोदी में, तब भी गोदी में बैठेंगे, सत्ता का सुख भोगेंगे। यहाँ पर एक बहुत क्रूशल सवाल अभिषेक आपसे, 12 सांसद जो हैं वो जेडीयू के इस वक्त हैं, और ये सारे के सारे मोदी जी को सपोर्ट दे रहे हैं। लोग इनको ऑक्सीजन भी कहते हैं, कुछ लोग इनको बैसाखी कहते हैं। ये 12 सांसद नवंबर के बाद अगर स्प्लिट होता है, सत्ता से नीतीश कुमार बाहर होते हैं, तो क्या ये 12 के 12 सांसद अमित शाह के साथ रहेंगे, या आपको लगता है कि इस 12 सांसद की जो गिनती है ये भी टूटेगी, इसमें भी स्प्लिट होगा? दीपक जी, आपने 12 सांसदों की बात की, तो 12 सांसद में 9 सांसद पिछड़े दलित समाज से आते हैं। ओह, और तीन सांसद उसमें सवर्ण समाज से आते हैं, और 3 में 2 भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं। एक लवली आनंद को और परिवार को मैं जानता हूं, वो कहीं जा सकते हैं, भाजपा के साथ नहीं जा सकते। ओके, वो कहीं जा सकते। तो 10 सांसद मानकर चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने में हिचकेंगे। ओके, ये स्थिति है। अब देखना ये है कि जी, बड़ी बात, आपने बड़ी बात के अंदर कही, की स्थिति है जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि 10 सांसद में 10 सांसद जो हैं वो ऐसे हैं जो ओबीसी ईबीसी समाज के हैं, सिर्फ 2 ऐसे अपर कास्ट हैं जो अमित शाह के साथ जा सकते हैं। बाकी को क्या ऑफर मिस्टर अमित शाह देते हैं, मोदी देते हैं, वो देखना होगा। लेकिन एक बड़ी बात अभिषेक ने कही कि अगर नवंबर में एनडीए के हाथ से सत्ता जाती है, नीतीश कुमार रिटायर हो रहे हैं, नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, और ऐसे में अगर पार्टी स्प्लिट होती है तो वो हो सकता है वर्टिकली स्प्लिट हो जाए। ओबीसी ईबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा, ये जो एक आप कह सकते हैं, चाहे वो विधायक हो बिहार में या सांसद हो दिल्ली में, वो अलग हो सकते हैं। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैं एक छोटा सा रिएक्शन ले रहा हूं अभिषेक से। क्या आपको लगता है कि नवंबर में अगर जिस तरह के आप दोनों लोग ने जिस तरह की बातें की हैं, जिस तरह के आपने तर्क दिए हैं, अगर एनडीए चुनाव से बाहर होती, चुनाव हारती है, तो हम क्या माने कि ये एक तरह की उल्टी गिनती मोदी जी के लिए शुरू हो रही है? क्योंकि उसके बाद अगला पड़ाव बंगाल है, उत्तर प्रदेश और कई राज्य हैं, पंजाब में जमीन नहीं है, उत्तराखंड है। क्या ये एक हार का सिलसिला शुरू होगा? क्या बिहार, अगर मैं फाइनली आपसे कहूं यस और नो में, क्या बिहार खतरे की घंटी है मोदी के लिए? देखिए खतरे की घंटी नहीं, ये विदाई की बेला शुरू हो जाएगी। ये मैं आपको साफ बता रहा हूं कि बिहार में चुनाव हारना मोदी जी की विदाई की बेला शुरू हो जाएगी, और जिस मैथमेटिक्स पे, जिस अंक गणित पर वो लोकसभा में बहुमत हासिल करना चाहते हैं या हासिल उन्होंने किया हुआ है जोड़ तोड़ करके, उसकी चूलें हिल जाएंगी पूरी तरह, और पूरा जो ताना बाना है मुझे लग रहा है कि बिखर जाएगा। और जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के भीतर जो असंतोष के जो आवाजें हैं, जो दबी हुई हैं, वो आवाजें मुखर हो जाएंगी, क्योंकि वो मजबूत मोदी के खिलाफ मुखर नहीं हो सकती। जब मोदी कमजोर होते चले जाएंगे और मोदी में वोट हासिल करने की ताकत खत्म हो जाएगी, और उनकी पूरी व्यक्तित्व की जो छवि है उसकी फिजा खराब हो जाएगी, तो निश्चित रूप से उनके जो विरोधी है पार्टी के भीतर है, संघ के भीतर है, वो एक्टिव हो गए कि भाई इनको हटाइए जल्दी, इनके बस का नहीं है, ये आगे चुनाव हरवाएंगे। तो एक लीडरशिप चेंज होने की जो भाई आरएसएस क्या बोल रहा है, यही तो कह रहा है आरएसएस कि 75 साल हो गए, विदा हो जाइए। जी, विदाई की बेला है अगर नवंबर में बिहार मोदी के हाथ से निकलता है, और उसके बाद जो परिस्थितियां हैं वो ऐसा दिखता है कि मोदी जी के पक्ष में जाती हुई नहीं दिख रही। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिहार का मतलब है विदाई की बेला मोदी जी के लिए। अभिषेक 30 सेकंड। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बिहार का मतलब है विदाई की बेला। वैसे भी ये सरकार चल क्यों रही है? तब तक चल रही है जब तक इंडिया अलायंस इस सरकार को चलने दे रहा है। इंडिया अलायंस यदि सरकार को गिराना ही एकमात्र लक्ष्य बना ले, तो इस सरकार को गिरने में मतलब 2 दिन काफी है। 2 से 3 दिन बहुत है इस सरकार को गिरने में। उसके पास 245 के करीब सांसद है आज की तारीख में। नीतीश नायडू, जैसा कि अभी कहा उमाकांत लखेड़ा जी ने कि चंद्रबाबू नायडू के मन में महत्वाकांक्षा है, उनकी जगह इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बन गए थे, वो सबको पता है। और अब उम्र के इस पड़ाव पर वो है कि यहाँ से प्रधानमंत्री बनाने का ऑफर उनको मिल जाए तो भला क्यों मना करेंगे? वो क्यों मना करेंगे? सवाल ही नहीं उठता है कि वो मना करें। मैं फिर उसी सवाल पर आ गया हूं जो शुरू में मैंने किया था कि कहीं ना कहीं जो नायडू बाबू हैं वो नाराज दिख रहे हैं, महत्वाकांक्षी भी हैं, उनको लगता है कि अब मोदी जी की हो सकता है विदाई की बेला हो, और उधर नीतीश कुमार नासाज हैं, तबीयत ठीक नहीं है।
दोनों ही के सपोर्ट से मोदी जी चल रहे हैं। एक किंग मेकर नाराज, दूसरा किंग मेकर का भरोसा नहीं कि नवंबर के बाद वो सत्ता में रहेंगे नहीं रहेंगे। पार्टी जो नीतीश कुमार की स्प्लिट हो सकती है, कुछ लोग बीजेपी में तो बाकी जो है कहीं और। ऐसी परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि नवंबर जो है वो सितंबर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण महीना मिस्टर मोदी के लिए, और ये डिसाइड करेगा कि मोदी की आगे की पॉलिटिक्स क्या है नवंबर के बाद, बीजेपी के आगे की पॉलिटिक्स क्या है, कि बीजेपी में कोई चेंज ऑफ लीडरशिप हो सकता है। और ये भी हमें देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान की राजनीति फिर कैसा शेप अप करती है अगर बिहार में झटका मोदी जी को लगता है। अभिषेक आप आए, लकड़ा साहब आप आए, बड़ी खुलकर बातें हुई। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।